Assalamu alaikum. This is your tutor Ali Shahab, and today we are going to have our first demo lecture on English essay for competitive exams. Dear students, I hope you can see the plan of 2026 on your screen. आप सबको उम्मीद है मेरी आवाज भी क्लियर सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन पे जो हमारा प्लान है ये भी शो हो रहा होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के डेमो लेक्चर का मैं आपको एम डिस्कस कर दूं. हम इस डेमो लेक्चर में ना सिर्फ इंग्लिश एसए की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन पेपर, टाइप्स ऑफ एसेज, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स डिस्कस करेंगे, बल्कि जिस वक्त ये आप 3 घंटे का डेमो लेक्चर लेके उठेंगे तो एटलीस्ट एक स्किल सीख के जरूर उठेंगे. एंड दैट वुड बी द स्किल ऑफ कंपोजिंग आउटलाइंस एंड राइटिंग ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ एन एक्सपोजिटरी एसे. आज के इस डेमो लेक्चर में जो चीजें हमने डिस्कस करनी है वो ना सिर्फ एसे राइटिंग के पेपर के बेसिक्स हैं, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हैं, और ना सिर्फ टाइप्स ऑफ एसेज हैं, बल्कि एक असाइनमेंट इसी क्लास में आप एक्सरसाइज के तौर पे भी अटेम्प्ट करेंगे जिसके अंदर आप टाइप्स ऑफ एसेज को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद अगले सेगमेंट में हम एक स्पेसिफिक एसे, एक्सपोजिटरी एसे को डिस्कस करेंगे और उसकी आउटलाइंस और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना सीखेंगे. और इसी के साथ मजीद जिन चीजों को हमने डिस्कस करना है, दैट इज रिगार्डिंग द फॉर्मेट दैट वी आर फॉलोइंग. हम ऐसे राइटिंग जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एन इंटरनेशनल फॉर्मेट बाय कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग, स्पेसिफिकली द एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर. सो यहां पे इस फॉरम पे जो भी बात होगी वो ऐसे राइटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसी के मुताबिक की जाएंगी. मजीद इसी डेमो लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे ऐसे के जो सैंपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पढ़ने का तरीकाकार यहां पे क्या मुकर्रर है. डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ओरल लेक्चर्स नहीं है, बल्कि हर लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट्स और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद टेस्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहां पे एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है जो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे लिखी गई है जिस पैटर्न पे हम आपका कोर्स लेके चल रहे हैं. इसके अंदर कुछ अच्छे सैंपल्स भी हैं और कुछ एवरेज सैंपल्स भी हैं जो इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको हमारी पढ़ने का जो तरीकाकार है उसके बारे में भी एक इल्म हो. सो ये सिर्फ वर्बल लेक्चर्स नहीं है, हम जो स्किल सीखते हैं उसी स्किल को आगे असाइनमेंट के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज जिस एक स्किल को हमने सीखना है दैट इज द कंपोजिंग ऑफ द आउटलाइंस, कि आउटलाइंस कैसे बनानी है और उसके बाद इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखना है, और उसी से रेलिवेंट आपको एग्जांपल भी दी जाएगी जैसे कि आप स्क्रीन पे इन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट से देख सकते हैं. सो आज के इस डेमो लेक्चर में हमने एसे के 3 स्टेप्स डिस्कस करने हैं: ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन मेकिंग ऑफ द आउटलाइंस एंड फाइनली राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. मजीद डेमो के एंड में जो हमारे क्वालिफायर्स हैं उनके भी सैंपल एसेज रफली डिस्कस किए जाएंगे, जिसके अंदर ऐसे आदिल रियाज गोंदल फर्स्ट पोजीशन सीएसएस 2023, उसके बाद फरा, देन अदनान, देन अब्दुल्ला राजा 19 पोजीशन सीएसएस 2023. उनके सैंपल्स भी अगर वक्त ने इजाजत दी तो एक नजर जरूर देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर डेमो लेक्चर प्लान. इस डेमो लेक्चर में जो सवालात आमतौर पे एस्पिरेंट्स के जहन में आते हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन सवालात का मैक्सिमम जवाब भी दिया जा सके. So starting with our demo lecture, that is CSS Essay Study Plan 2026. Dear students, first of all, let us explore what an essay is. Dear students, essay की बेशुमार definitions बेशुमार forums पे आपने किसी न किसी तरह पढ़ी होंगी.
मगर यहां इस फोरम पे हम वो बात करते हैं जिसपे तमाम तर एस्से के एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस का एग्रीमेंट है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द जॉनर ऑफ एस्से राइटिंग, and once you develop the understanding what are the expectations when you write the essay regarding the paper and the examiner, then you can fairly devise your course plan. यहां पे एक किताब रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट एसेज बाय मॉर्टन मिलर, मैं इसका हवाला दूंगा कि इस एस्से एक्सपर्ट ने एस्से को डिफाइन कैसे किया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक डेफिनेशन एस्से का स्टेपिंग स्टोन है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाती है, दुनिया के किसी एस्से को लिखने में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो मॉर्टन मिलर डिफाइंस एस्से एज अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, कि एस्से जो है एक मुख्तसर तहरीर है, किसमें? प्रोज में, नसर में। जाहिर है ये शायरी में नहीं लिखी जाती। दैट हैज अ सब्जेक्ट लिमिटेड इन स्कोप, जिसका जो सब्जेक्ट है, मौजू है, थीम है, वो बड़ा महदूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाता है क्लाइमेट चेंज पे, तो क्लाइमेट चेंज सारी दुनिया का मसला है, मगर इसके जो रीजंस हैं मैं चंद ही बयान करूंगा जो इंतहाई जरूरी हैं, और सोल्यूशन भी मैं चंद ही बयान करूंगा जो इंतहाई जरूरी हैं, जो फौरी तौर पे लेने चाहिए। मगर जो क्लाइमेट चेंज है, उस एस्से को मैंने एक हद, एक लिमिट जरूर देनी है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान रेलिवेंट होगा, 30% पोर्शन वर्ल्ड रेलिवेंट होगा। सिमिलरली, अगर आपको ऐसे टेररिज्म पे लिखने के लिए आता है और उसके अंदर वर्ल्ड पाकिस्तान मेंशन नहीं है, तो फिर भी आपके ऐसे में एक ठीक ठाक सिग्निफिकेंट डिबेट टेररिज्म इन पाकिस्तान पे जरूर होगी। वजह क्या है कि दुनिया में जो टेररिज्म हो रहा है, शायद उसके बारे में आप इतना ना जानते हो। टेररिज्म अमेरिका में भी हुआ 9/11 में, श्रीलंका में भी होता रहा, इंडिया में अभी भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी नौयत का टेररिज्म, अफ्रीका, अफगानिस्तान, वहां पे जारी है। मगर क्या आप एक्सपर्ट हैं कि अमेरिका के बारे में लिख सकें टेररिज्म के वहां पे क्यों हो रहा है और उसका हल क्या है? क्या आप एक्सपर्ट हैं? क्या आप लिख सकें टेररिज्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अफ्रीका में, श्रीलंका में या अफगानिस्तान में क्यों हो रहा है? अगर तो आपका नॉलेज है तो वो ज्यादा नॉलेज पाकिस्तान का ही है, तो ऐसे के अंदर ज्यादा पोर्शन पाकिस्तान रेलिवेंट ही होगा। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, टेररिज्म पे लाइब्रेरीज में किताबें पड़ी हुई हैं। आपके एस्से में इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी किताब लिख सकें। आपके एस्से में दो लिमिटेशंस हैं। नंबर वन, वर्ड लिमिट। इट इज 2500 वर्ड्स इन CSS, 1500 words in PMS, 1000 words in PCS Gilgit Baltistan, and in Balochistan it is 500 words. 400 से 500 वर्ड्स बलूचिस्तान के पेपर्स के लिए होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि टेररिज्म या क्लाइमेट चेंज पे गो लाइब्रेरी में किताबें भरी हुई हैं, आपके पास इतनी वर्ड लिमिट नहीं है कि वो सब कुछ यहां पे लिख सकें। आपके एस्से का हमेशा महदूद दायराकार होता है, लिमिटेड स्कोप होता है। दूसरी रेस्ट्रेंट, इट इज द टाइम लिमिट। इट इज द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या है जी? आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, PMS पंजाब में 2 घंटे दिए जाते हैं। सो टाइम भी आपको इतनी इजाजत नहीं देता है कि आप सारे एस्से को, सारा मौजू जो है वो उसके अंदर क्लोज कर सकें। आप जो भी लिखते हैं इंतहाई स्पेसिफिक लिखते हैं, बहुत महदूद लिखते हैं। तो पहली चीज जहन में बिठा लें, एस्से इज अ शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, कि एस्से जो है एक मुख्तसर तहरीर है, प्रोज किसमें? नसर में, दैट हैज अ सब्जेक्ट लिमिटेड इन स्कोप। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, ऐसे में आप एक नुक्ते पे गुफ्तगू करते हैं जिसके बारे में आप बेहतरीन जानते हैं। आपने वर्ड स्पेशलिस्ट सुना होगा, और ज्यादातर जो लोग ये सुनते हैं ये मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में ही सुनते हैं। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जिस वक्त आपको खुदा ना खास्ता आंख का कोई मर्ज होता है या स्किन का मसला होता है, तो आप उस रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि आप जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी कंसल्ट कर सकते हैं,
मगर जब मैं एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाऊंगा, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा जनाब मेरी आंख में जो है ये मसला है, तो वो मुझे रेकमेंड करेगा कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अब मैं अगर उससे बहस करूंगा कि जनाब डॉक्टर तो आप भी हैं, क्या एनाटॉमी ऑफ द आई आपने नहीं पढ़ी, क्या मेडिसिन आपने नहीं पढ़ी, वो कहेगा मैंने पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है, मगर मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। स्पेशलिस्ट कौन होता है? रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, अ स्पेशलिस्ट इज द वन हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, जो ज्यादा से ज्यादा जानता है कम से कम चीज के बारे में। सो मेडिकल डॉक्टर पूरी ह्यूमन एनाटॉमी से वाकिफ होता है, मगर स्पेशलिस्ट सिर्फ आई का स्पेशलिस्ट होगा, अलहदा होगा, यानी सबसे छोटी चीज के बारे में सबसे ज्यादा जानना, यह स्पेशलिस्ट कहलाता है। तो याद रखें, ऐसे के अंदर भी आप किसी छोटे से नुक्ते पे सबसे बेहतरीन डिबेट करते हैं, और यही आपकी स्पेशलाइजेशन है। चूंकि पेपर आप सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का दे रहे हैं, तो जब टेररिज्म पे ऐसे लिखने के लिए आएगा, तो आप यूएस में जो टेररिज्म है 50% ऐसे का कंटेंट उस पर नहीं लिखेंगे, आपका सिग्निफिकेंट कंटेंट पाकिस्तान से ही रेलेवेंट होगा। गो उसमें दुनिया के चंद मुमालिक का थोड़ा बहुत जिक्र हो सकता है। So always remember that your essay is a short composition in prose that has a subject limited in scope. क्या आपके एस्से का दायरा कार बड़ा महदूद होता है, क्योंकि आपका एस्से एक मुख्तसर तहरीर है, किसमें? नसर में। यहां तक तो हमने एस्से की डेफिनेशन की बात की है। अब आ जाएं, जरा एस्से के कंटेंट से मुतल्लिक भी कुछ गुफ्तगू कर लें। डियर स्टूडेंट्स, जब कंटेंट की बारी आती है, हम में से अक्सरियत यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्से के अंदर हमने लिखना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आई गिव यू द रेफरेंस ऑफ द बुक हाउ टू राइट एसेज बाय डॉन सैच। यहां पे डॉन सैच 3 सवालात को सामने लेके आते हैं कि आपका हर एस्से इन 3 सवालात का, या इन 3 में से 2 का, या इन 3 में से 1 सवाल का जवाब जरूर दे रहा होगा। नंबर 1 इज व्हाट। व्हाट में डेफिनेटली आप उस मसले को बयान करते हैं कि वो मसला है तो क्या है। दैट इज व्हाट वी कॉल व्हाट। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर, आपको 2024 के एग्जामिनेशन में, यानी कि इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया था, आपको सवाल पूछा गया था पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। आपने सिर्फ और सिर्फ वो पाथवेज ही बयान करनी है कि वो कौन से रास्ते हैं जिन पे चल के पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है। सो व्हाट आर दी पाथवेज, सिर्फ सवाल पूछा गया व्हाट। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, दैट वाज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, कि प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है और मुसलमान दुनिया कहां पे खड़ी है। तो डेफिनेटली यहां पे जो आपसे सवाल पूछा गया है, दैट इज व्हाट एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड, कि भी पावर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या है और उसका मुसलमान दुनिया पे असर कैसे हो रहा है। सिमिलरली आपको 2018 में सवाल पूछा गया था हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज, तो आपने बताना था व्हाट आर दोज इल्स, अगर हैं तो क्यों हैं, और हल किया जा सकता है तो कैसे हल किया जा सकता है। प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे। सो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, आपका हर ऐसे किसी ना किसी एंगल से इस सवाल का जवाब जरूर दे रहा होता है। सो रिमेंबर, कंटेंट की जब बात करें, जब भी आपके सामने टॉपिक होगा, ये 3 सवालात जरूर पूछें कि वो क्या कह रहा है, व्हाट, वाई और हाउ। देन कम्स टूवर्ड द लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसे की नेचर के मुतालिक गुफ्तगू की है, शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप, ये 2 बातें याद रखें, एंड तक आपकी रहनुमाई करेगा।
नहीं हसीब, ये बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। कौन सी बुक लेनी है मैं आपको एंड में सजेस्ट खुद करूंगा। ये बुक पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। सबसे पहले हमने बात की थी एसे की नेचर की, कि नेचर क्या है। शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप, नंबर एक। उसके बाद बात की हमने कंटेंट की, कि एसे के अंदर कंटेंट क्या होता है। 3 सवालों में से किसी एक या 2 सवालों का जवाब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की, कि इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है। क्या बहुत ज्यादा एडवांस लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, या सिंपल कॉमन एवरीडे स्पीच उसका इस्तेमाल करना है। यहां पे रहनुमाई हमारी विलियम हावर्ड टेफ्ट करेंगे, जो कहते हैं डोंट राइट सो दैट यू कैन बी अंडरस्टूड। इसलिए ना लिखें कि आपकी बात की मुझे समझ आए। राइट सो दैट यू कांट बी मिसअंडरस्टूड, इसलिए लिखें ताकि आपकी बात का मैं गलत मतलब ना लूं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सादा होनी चाहिए कि अगले शख्स को क्लियरली समझ आए कम्युनिकेट हो रही हो। आप यहां पे हाईटेक ऑडियंस से मुखातिब नहीं हैं। हाईटेक ऑडियंस से मुराद कि आप यहां पे कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे जिसके अंदर साइंटिफिक जार्गन्स की भरमार हो, जिसके अंदर टेक्निकल वोकेबलरी की भरमार हो। आपकी ऑडियंस जर्नल ऑडियंस है, आम ऑडियंस है, क्योंकि इस पेपर में एक डॉक्टर भी अपीयर हो रहा है, इंजीनियर भी अपीयर हो रहा है, सोशल साइंटिस्ट भी अपीयर हो रहा है, और एक लिटरेचर का स्टूडेंट भी अपीयर हो रहा है। इस पेपर में तमाम स्टूडेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो जर्नल ऑडियंस है। आपने उसको जहन में बिठा के अपनी लैंग्वेज को डिसाइड करना है और अपनी लैंग्वेज को टोन डाउन करना है। तो आपकी ऑडियंस वो नहीं है कि आप एक कॉन्फ्रेंस पेपर सारे पीएचडी डॉक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं जो सिर्फ आप ही की बात समझते हैं। आपके ऑडियंस जर्नल ऑडियंस है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने के बाद भी जर्नल पब्लिक से ही आपको वास्ता पड़ना है। So don't play with words, don't play with language, don't play with sentence structure. Your language should be as simple as possible. So इसलिए ना लिखें कि मुझे आपकी बात समझ आए, बल्कि इसलिए लिखें कि आपकी बात का मैं गलत मतलब ना लूं। यहां पे मैं कोट करूंगा हमारे एजेके के टॉपर, ओवरऑल 19 पोजीशन, अब्दुल्ला राजा को, जहां पे वो खुद बताएंगे कि कैसे पहली बार जिस वक्त मैंने ऐसे लिखा था इंतहाई डिफिकल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की, मैं क्लियर नहीं कर सका, मगर अगली बार मैंने लैंग्वेज को टोन डाउन किया, कॉमन एवरीडे वर्ड्स यूज किए। एक एमए इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी मैंने अपनी अप्रोच सिंपल रखी, एंड देन आई नॉट ओनली पास्ड बट आल्सो टॉप्ड द एग्जाम। करें। हाँ, लैंग्वेज को थोड़ा सा आपने टोन डाउन करना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। आपने ऐसी जबान में कमाल की बात समझानी है, एक आम इंसान को समझ आ जाए कि बात इतनी जरूरी है और अल्फाज इतने सादा, इस तरह। तो ये वो कर सकते हैं, द सेम थिंग दैट डोंट राइट सो दैट आई अंडरस्टैंड, राइट सो दैट आई डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। सर की बात समझानी है। तो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और लिटरेचर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड प्ले देयर स्ट्रेंथ्स, जो उनकी है उसको यूज करें। हाँ, लैंग्वेज को थोड़ा सा आपने टोन डाउन करना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। आपने ऐसी जबान में कमाल की बात समझानी है, एक आम इंसान को समझ आ जाए कि बात इतनी जरूरी है और अल्फाज इतने सादा, इस तरह। तो ये वो कर सकते हैं, द सेम थिंग दैट डोंट राइट सो दैट आई अंडरस्टैंड, राइट सो दैट आई डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। सर, सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी हमारी वही बात हुई थी जो इस डिस्कशन में हो रही है, कि अगर आपने लिखना है तो इतना सादा लिखिए कि आपकी बात की ना सिर्फ समझ आए बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट ना हो। और यही चीज हमारे रीसेंट क्वालिफायर्स की जुबानी भी मैं आपको बता रहा हूं कि लैंग्वेज में क्लैरिटी का होना ये बहुत जरूरी है। डोंट ट्राई टू राइट ए रिसर्च पेपर, यू आर नॉट एड्रेसिंग द पीएचडी डॉक्टर्स इन अ कॉन्फ्रेंस पेपर, यू आर एड्रेसिंग द जर्नल पब्लिक, द जर्नल ऑडियंस। सो अवामी जुबान में आपने बात करनी है। अब यहां पे मैंने एसए की बेसिक्स वो मुकम्मल की हैं। सबसे पहले द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप, ये दो बातें बातें बेटा याद रखनी है। मुख्तसर तहरीर है, स्कोप ये बड़ा लिमिटेड है।
मौजू इसका बड़ा महदूद होता है। दूसरी बात, कंटेंट पे ऐसे 3 सवालों का जवाब देता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे, वो इन्हीं 3 सवालों के गिर्द घूमता है। एंड द लास्ट वर्ड इज रिगार्डिंग लैंग्वेज, कि लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि ऐसा लगे जैसे बंदा सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा है। डियर स्टूडेंट, हमारे उस्ताद अल्लाह बख्शे उन्हें, प्रोफेसर मंजूर मिर्जा, उनके बेटे अभी डीआईजी पोस्टेड हैं पेशावर, जैसे वो हयात थे तो वो ये फरमाते थे कि ऐसे ऐसे लिखें जैसे बंदा आपके सामने बैठ के बातें कर रहा है। ये वही उस्ताद हैं जिनकी शागिर्द परवीन शाकिर भी थी, यानी कि ही वॉज द फादर ऑफ दैट सिविल सर्विसेज एंड व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एसे राइटिंग, आपकी हिदायत आज भी उसी तरह ही मिशले राह हैं हर नए सीएसएस एस्पिरेंट के जो एसे राइटिंग स्टार्ट कर रहा है। उन्हीं के अल्फाज मैं यहां आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शंस। यहां पे डियर स्टूडेंट जरा इंस्ट्रक्शंस की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें। सीएसएस की इंस्ट्रक्शंस क्या है? मेक एन आउटलाइन, आउटलाइन बनाइए, एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे, एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे, और एक जामिया एसे लिखें। यानी कि ऐसे के अंदर ये नहीं है ईडियम्स की भरमार आपने कर दी है, आपने प्रोवर्ब्स की भरमार कर दी है। एक जामिया ऐसे, यानी कि जिसकी समझ आए, यानी कि जिसकी प्रॉपर बिगिनिंग हो, प्रॉपर मिडल हो, प्रॉपर कंक्लूजन हो। प्रॉपर किसी मौजू पे आप बहस कर रहे हो, टेररिज्म का पूछा है तो अमेरिकी टेररिज्म नहीं, पाकिस्तान में असल में टेररिज्म क्यों है, कैसे हल की जा सकती है, आपने एक फ्रूटफुल डिबेट करनी है विद अ प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर कंक्लूजन। एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखें 2500 से 3000 वर्ड्स का, ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक पे। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। याद रखें कि आप मुख्तलिफ अंदाजे बयान भी, लिखने के जो टेक्निक्स हैं वो भी इसके अंदर इस्तेमाल करें। कौन सी एक्सपोजिशन, कहीं कहीं पे चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है। कौन सी आर्गुमेंटेशन, कहीं पे दलील दे के अगले शख्स को कन्विंस करना पड़ता है, कहीं पे डिस्क्रिप्शन तस्वीर कशी करके, और कहीं पे नरेशन कहानी सुना के। कहानी सुना के डियर स्टूडेंट्स, कहानी, आपके हिस्से में सब कुछ होता है मगर कहानी नहीं होती। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे फेल कर जाते हैं, कहते हैं सर फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, केस स्टडीज थी, रेफरेंसेस थे, मगर फिर भी फेल हो गए। तो मैं उनसे कहता हूं बेटा उसके अंदर कहानी नहीं थी। आप पेपर को रिसर्च आर्टिकल या न्यूज़पेपर आर्टिकल बना के लिखा है, ऐसे के अंदर एग्जामिनर कह रहा क्या है, ये तमाम चीजें डालें जो आपके ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाए। अदरवाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स की भरमार लिख के आप रीडर को, एग्जामिनर को सिर्फ बोर करते हैं। तो एक ऐसे में ये तमाम तर टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। तालीम जरूरी क्यों है? कहानी सुनिए। 2016 में जापान का एक रेलवे स्टेशन बंद किया जा रहा था कि यहां से सिर्फ एक शख्स, एक मुसाफिर सुबह सवार होता है और दोपहर को वापस आ जाता है। यह रेलवे स्टेशन हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, लॉस में जा रहा है। जब ऐलान हुआ कि यह रेलवे स्टेशन बंद किया जा रहा है, यह स्टेशन खत्म किया जा रहा है, तो एक हाई स्कूल की लड़की ने खत लिखा गवर्नमेंट को कि मेरे पास शहर के स्कूल में जाने के लिए इस रेलवे के अलावा कोई और ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। अगर ये एक रेलवे स्टेशन भी बंद हो गया तो मैं स्कूल में तालीम मुकम्मल नहीं कर सकूंगी। अगले ही दिन नोटिफिकेशन आता है कि जब तक ये लड़की, ये एक लड़की अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करेगी, इस एक लड़की के लिए ये रेलगाड़ी चलेगी, ये रेलवे स्टेशन बंद नहीं होगा। 2021 में जाके वो रेलवे स्टेशन बंद हो गया, जिस वक्त उस लड़की की तालीम मुकम्मल होगी। यह है तालीम की तरजीह, यह है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती। हम लोग कोई नैरेटिव स्किल इस्तेमाल नहीं करते। मुझे बताएं एग्जामिनर आपसे क्यों इंप्रेस हो? एक ही किस्म की स्टीरियोटाइप बातें, एजुकेशन रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है, पढ़ पढ़ के वो तंग आ चुका है। आपके ऐसे में एक्स फैक्टर क्या है? आपके ऐसे में ऐसी कौन सी बात है जो दूसरा शख्स नहीं कर रहा, जिससे आप उम्मीद करें कि एग्जामिनर मुतासिर हो? बेटा वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी रीडिंग है,
और आपकी नैरेटिव स्किल है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चांस टू मेक योर इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिनर। वो आपसे खुद कह रहा है एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन और नरेशन, इसकी स्किल इस्तेमाल करें। हम सारी स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं, मगर ये स्किल हमेशा खाली होती है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया? डियर स्टूडेंट्स, ऐसे का स्ट्रक्चर एक ही है जो सारी दुनिया में फॉलो होता है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ऐसा नहीं हो सकता कि मेन बॉडी पहले आएगी, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बाद में आएगा, कंक्लूजन दरमियान में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ह्यूमन स्केलेटन की तरह है। फिर उसके बाद रेलेवेंस, जो कुछ आप लिख रहे हैं, क्या आप एक माइंड मेज में चले गए, वर्लपूल लिख रहे हैं, या कोई रेलेवेंट बातें भी लिख रहे हैं? रेलेवेंस, जो बात करें वो रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो सवाल पूछे वो चना, जवाब हो बाजरा। एंड क्लैरिटी, यानी कि लैंग्वेज में इतनी क्लैरिटी हो कि जो बात आप लिख रहे हैं अगले को समझ भी आए, अगला बंदा पिक भी करे, क्लियरली कन्वे हो रही। सो दीज आर द गाइडलाइंस व्हेन इट कम्स टू एसे राइटिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो देनी है ऑन दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। यहां पे ये सिर्फ आपके इल्म का इम्तहान नहीं है, ये इम्तहान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी है कि अगले आदमी को आप मुतासिर कैसे कर रहे हैं, कन्विंस कैसे कर रहे हैं। और मजीद डिटेल के लिए मैं यहां पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि ये पेपर भी 3 घंटे का, एक्सपेक्ट यही करते हैं कि 2000 से 2500 वर्ड का आपको ऐसे लिखना है, इसकी आउटलाइन का मैं जिक्र करूंगा। अगेन यहां पे बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड इन्होंने आउटलाइन दी है, सारे ऐसे को इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस में बंद कर दिया। और यही रहनुमा असूल है हर कंपेटिटिव एग्जाम के ऐसे के लिए। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कह रहा है? राइट एन essay ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है जी, किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। यू आर रिक्वेस्टेड, देखें आपको इज्जत भी दी जा रही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट एन आउटलाइन ऑफ द essay। सो पहले मरहले पे क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट एन आउटलाइन ऑफ द essay। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जून 2023 में एग्जाम हुआ था, 5 एसेस दिए गए थे, उनमें से एक ऐसे पे अटेम्प्ट करना था। यहां पे वर्ड लिमिट की कोई बात नहीं की, मगर अंडरस्टूड है कि 2000 वर्ड का ही आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहले इसने क्या आपको इंस्ट्रक्शन दी है? राइट एन आउटलाइन ऑफ द essay। सबसे पहले आउटलाइन लिखिए, नंबर 1। नंबर 2, अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड थीसिस स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में एक वाजिया थीसिस बयान करें। थीसिस का मतलब होता है मरकजी ख्याल, कि ऐसे का आपका क्रक्स क्या है, आप इसके अंदर लिखना क्या चाह रहे हैं, बयान क्या करना चाह रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, हमारे यहां अक्सरियत एस्पिरेंट्स जो हैं क्लासेस अटेंड करने के बारे में भी थीसिस पे कंफ्यूज रहते हैं। थीसिस क्या होता है? मरकजी ख्याल। आपको हाई स्कूल में एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था, माई स्कूल। पहला जुमला क्या लिखते थे? आप लिखते थे माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी बिकॉज ऑफ। तो सबसे पहले आप दावा करते थे कि मेरा स्कूल सबसे बेहतरीन स्कूल है इस शहर का, बिकॉज ऑफ। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिजल्ट। फैकल्टी है तो बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी है, और रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। हालांकि उसने टाइटल आपको दिया था ऐसे लिखें माई स्कूल पे, उसने ये आपसे नहीं कहा था कि माई स्कूल पे लिखें कि ये अच्छा क्यों है। उसने सिर्फ कहा था कि माई स्कूल पे ऐसे लिखें। वो अच्छा है या बुरा है, ये डिसाइड मैंने अपने थीसिस स्टेटमेंट में करना है। और अगर अच्छा है तो बताना है क्यों है, बुरा है तो बताना है क्यों है। दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं मरकजी ख्याल। हाई स्कूल में जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया, बेटा मैं सारी चीजें आपको दोबारा से रिमाइंड कराऊंगा, गौर कीजिए। उस वक्त नहीं गौर किया होगा, आज आप गौर करेंगे कि वो कितने अजीम टीचर्स थे।
आपको ऐसे लिखने के लिए आता था अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। पहला जुमला क्या लिखते थे? आप लिखते थे कि लास्ट वीक वी विजिटेड द टेक्सला म्यूजियम, इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। वो सबसे हमारी जिंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस था। क्यों था? बिकॉज आगे वो वजूहात बयान करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, थीसिस स्टेटमेंट होता है मरकजी ख्याल, आपका नुक्ता नजर, आपका नुक्ता नजर कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या ख्यालात पेश कर रहे हैं। आपको ऐसे लिखने के लिए दिया गया था माई स्कूल पे। मैं क्या लिख रहा हूं? मेरा नुक्ता नजर, मेरा थीसिस क्या है? माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिजल्ट। सारे ऐसे में मैं फैकल्टी की तारीफ करूंगा, दूसरे पैराग्राफ में इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करूंगा, तीसरे पैराग्राफ में रिजल्ट की तारीफ करूंगा। तो बेटा, थीसिस स्टेटमेंट हर एसे के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का लाजमी जुज्व है। इसके बगैर ऐसे मुकम्मल ही नहीं होता। थीसिस स्टेटमेंट वो हद या वो लिमिट है जो आप अपने एसे को देते हैं कि मैं अपने एसे में सिर्फ इस चीज पे ही गुफ्तगू करूंगा। एंड टॉपिक सेंटेंसेस इन द बॉडी पैराग्राफ। हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है जिसे टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। यानी माई स्कूल पे जो मैं ऐसे लिख रहा था, पहले पैराग्राफ में लिखूंगा फैकल्टी कितनी शानदार है। तो पहला जुमला ये होगा, द फैकल्टी, फर्स्टली द फैकल्टी वाज आउटस्टैंडिंग। अरे भाई, आउटस्टैंडिंग कैसे थी? दे वर क्वालिफाइड, दे वर्कड हार्ड, दे वुड गिव अस एक्स्ट्रा टाइम, दे यूज्ड टू टेक टेस्ट्स वगैरह वगैरह। दूसरा पैराग्राफ क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडली, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ माई स्कूल इज द बेस्ट। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे स्कूल का। इट हैज लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, प्ले ग्राउंड्स, प्रॉपर क्लासरूम्स, एवी एड्स। दूसरे पैराग्राफ में मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा। सो पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है उसे आप कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो जिस पैराग्राफ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है उसके अंदर फिर मैंने फैकल्टी की बात नहीं करनी, रिजल्ट की बात नहीं करनी, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करूंगा। The essay should present a tangible and coherent argument. ऐसे जो है एक जामिद और रवा दलील जरूर दे। तो बेटा, अगर मैंने ये कहा है माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, तो भाई आप कैसे मान ले? मेरे पास इतना सा कहने पे मान लेंगे माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल? भाई मैं टेंजिबल आर्गुमेंट दे रहा हूं। थीसिस में मैंने बिकॉज लगाया, बिकॉज ऑफ इट्स फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिजल्ट, और मैंने साबित भी किया। तो टेंजिबल और कोहिरेंट आर्गुमेंट देना है, हवाई बातें नहीं, साबित करना है। यू आर इनकरेज टू यूज सिंपल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, श्रीलंका क्या, बांग्लादेश क्या, हर कंपेटिटिव एग्जाम का असूल है सिंपल इंग्लिश। भाई फिलोसफर ना बने, अपने सब्जेक्ट में बने। जब रिसर्च पेपर शो कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे जरूर आपको जो है फिलोसॉफिकल और स्कॉलरली अप्रोच लेके चलनी है। यहां पे इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल इंग्लिश, इडियम्स इस्तेमाल नहीं करने हैं हद से ज्यादा, फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल नहीं करने हैं हद से ज्यादा, अगली ऑडियंस को देखना है। सादे इडियम्स तो कोई भी यूज कर सकता है, एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब सबको पता है। एंड कोट रेफरेंस वेयर एप्लीकेबल, और वहां पे रेफरेंस देना है जहां पे जरूरत हो। हमारे सारे ऐसे में जा बजा रेफरेंस, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो उसकी रिपोर्ट तो इसकी रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जी, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। बंदा कहता है पता नहीं मैं रिसर्च पेपर ही पढ़ रहा हूँ यार। तो भाई जहां पे जरूरत है वहां पे दे। जिस वक्त आपने कहा है कि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, ठीक है जी, टेक्निकली तो डेवलपिंग कंट्री है मगर है अंडर डेवलप्ड, तो इसके लिए मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। जुडिशरी में पाकिस्तान का जो नंबर है वो लोएस्ट रैंक पे है, मुझे रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई शक ही नहीं है। भाई जिसके बारे में कोई शक नहीं है, जो एक फैक्ट है, तो वहां पे जा बजा रेफरेंसेस मत दें। मोहम्मद सुलेमान बेटा, जब क्लासेस में आएंगे अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको आपके जवाब भी क्लियर हो जाएगा। मेरे लेक्चर को फॉलो करते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सारे ऐसे का स्ट्रक्चर बंद कर दिया। आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट और बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंसेस।
लिखना है तो लॉजिकली लिखना है सिंपल इंग्लिश यूज करनी है, रेफरेंस वहां पे देना है जहां पे जरूर जरूरी हो। डियर स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर हैं जी? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं एसे के थीम्स की तरफ। एसे की थीम्स यानी कि आमतौर पे एसे किन नुक्ते नजर से पूछे जाते हैं? बेटा तीन थीम्स हैं, याद रखें, कयामत से लेकर, बल्कि जब से दुनिया शुरू हुई है उस वक्त से लेकर कयामत तक ये तीन ही थीम्स रहेंगे, ये तीन ही मसाइल रहेंगे जिस पे दुनिया लड़ती रहेगी या लिखती रहेगी। वो तीन मसाइल कौन से हैं? वो तीन थीम्स कौन से हैं? फारसी में कहा जाता है जर, जन और जमीन। यानी ऐसे मसाइल जो जर, मनी रेलेवेंट हो, कयामत तक ये मसाइल रहेंगे। इनको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आ जाती है पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ओवर पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, टेररिज्म, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऐसे का पेपर हो और इस पर्सपेक्टिव से उसने ना पूछा हो। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर 2023 में हुआ था उसमें तीसरा ऐसे क्या है? द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अ राइजिंग मॉन्स्टर एंड अ लेस एड्रेस्ड इशू। दूसरा जन यानी कि विमेन रेलिवेंट, जेंडर रेलिवेंट। ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है कि आपके पेपर में जेंडर रेलिवेंट क्वेश्चन ना हो। तो यहां से मुझसे कोई पूछ रहा है सिंध सर्विस कमीशन में, तो जनाब 2023 में आपको पहला जो है ऐसे पूछा गया था, चाइल्ड मैरिजेस अ सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सीएसएस पिछले साल सवाल क्या पूछा गया था सीएसएस स्पेशल में? पाकिस्तानी वुमेन हैव इक्वल चांसेस एज मेन। क्या पाकिस्तानी खवातीन के पास बराबर हकूक है मर्दों के बारे में? फिर 2 साल पहले जिस वक्त उसके पास सारे टॉपिक खत्म हो गए तो उसने पूछा बॉयज विल बी बॉयज। यानी जेंडर रेलिवेंट वो पूछता जरूर है जेंडर रेलिवेंट। और तीसरा आपका थीम कौन सा है ऐसे में? दैट इज जमीन, यानी कि जमीन में जो कुछ हो रहा है। अभी आपने हालिया देखा है करंट अफेयर से रेलिवेंट आपको सवालात पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपसे ब्रिक्स के बारे में पूछा था सीएसएस में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ लिया था जी ये रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। यानी जमीन में जो कुछ हो रहा है, क्लाइमेट इफेक्ट जो कुछ जमीन में हो रहा है, वाटर क्राइसिस जमीन में हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जमीन में और हमारी जिंदगी में तब्दीली ला रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन आपके मौजूआत हैं, थीम्स हैं। ऐसे कभी इन मौजूआत से बाहर नहीं आता। तो यहां पे थीम्स की मैं बात मुकम्मल करता हूं। अब आ जाएं दूसरे चैप्टर की तरफ, टाइप्स ऑफ एसेस। हर अच्छी किताब में आपको तीन टाइप्स ऑफ एसेस जरूर मिलेंगे, चाहे वो मॉर्टन ए मिलर की किताब हो, रीडिंग एंड राइटिंग शॉर्ट एसेस, डॉन सैच की किताब हो, कोई भी दुनिया की किताब हो, इवन के कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग हो, तीन आपको एसेस की टाइप्स जरूर मिलेंगी। पहला जो है दैट इज एक्सपोजिटरी एसे। डियर स्टूडेंट, इंतहाई बेसिक एसे जिसको आज हमने प्रैक्टिस भी करना है। ओवर पॉपुलेशन और राइजिंग मॉन्स्टर, इस टॉपिक पे हमने प्रैक्टिस करना है। पिछले डेमो से यहां आज मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या है जी? सिंपल एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, मामले को तफसीलन बयान करना। तो एक्सपोजिटरी ऐसे करता क्या है? इट इज एन इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक। ये एक मालूमाती जो है राइटिंग का, एक लिखाई का मजमुआ है जो कि एक मुतवाजन तज्जिया पेश करता है किसी मौजू पे, टॉपिक पे। बैलेंस्ड एनालिसिस यूजुअली, आमतौर पे, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, the essays discussing certain issues of national economic or social importance are expository essays। आमतौर पे, हमेशा नहीं, आमतौर पे ज्यादातर ये एसेज कौन से मौजूआत पे बहस करते हैं? ऐसे मौजूआत जिनका
जिनकी कोई कौमी अहमियत हो, मौशी अहमियत हो या समाजी अहमियत हो, यानी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, जेंडर रेलिवेंट, क्लाइमेट। एक्सपोजिटरी एसे में आपने करना क्या है? इन एक्सपोजिटरी एसे द राइटर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक। एक्सपोजिटरी एसे में राइटर टॉपिक को एक्सप्लेन करता है यूजिंग फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। आदाद शुमार, हकाइक बयान करके और मिसालें देंगे। तो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे अगर आ जाए या एजुकेशन पे आए तो एग्जाम्पल आपने उस जापान की और उस लड़की की जरूर देनी है कि उस एक फीमेल स्टूडेंट के लिए ट्रेन ने अपना रूट कई साल चलाया जब तक कि उसकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं हुई। एग्जाम्पल वो दीजिए जो किताबों में घिसी पिटी ना हो, जो आपकी ऑब्जर्वेशन पे हो। और आपके इल्म में इजाफा करते हैं आपके ट्यूटर्स। तो जिस वक्त आप करंट अफेयर का लेक्चर फरीद साहब से सुन रहे होंगे, वो भी इल्म में इजाफा कर रहे होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस हसन अली गोंदल से सुन रहे होंगे, वो भी इल्म में इजाफा कर रहे होंगे। अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के तहत भी जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो भी आपके ऐसे का हिस्सा बन सकता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। एक्सपोजिटरी ऐसे का मकसद क्या है? सिर्फ एक्सप्लेन करना। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी ऐसे तीन किस्म के होते हैं। एक होता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बहुत कम आया, मगर आया जरूर है। 2005 में आया था, इस्लाम वर्सेस वेस्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। पिछले साल, बल्कि इसी साल, आपसे पूछा गया था प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स। प्रैग्मेटिज्म यानी कि अमली, प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच वर्सेस पैशन, जज्बाती अप्रोच इन पॉलिटिक्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। कम आता है मगर बहरहाल आता है। दूसरा जो सबसे मशहूर एक्सपोजिटरी ऐसे आपसे पूछा गया है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, कॉज एंड इफेक्ट यानी क्लाइमेट चेंज कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सोल्यूशन नहीं पूछे हैं, एक आध अगर आप दे देते हैं, मगर एक आध से ज्यादा नहीं देना। बहरहाल पूछे नहीं है उसने। कॉजेज बतानी है जनाब, क्लाइमेट चेंज की कॉजेज क्या है और इफेक्ट क्या है। कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट क्या है? राइज इन टेम्परेचर। कॉज क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रीन हाउस गैसेस। इफेक्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइजिंग ऑफ सी लेवल, जिसकी वजह से जो है तूफान आते हैं, फ्लड्स आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट पूछा है तो कॉज एंड इफेक्ट पे 90% डिस्कशन करनी है। सोल्यूशन नहीं पूछे, जो पूछा है वो बताइए। और उसके आखिर में आ जाता है जो सबसे आखिरी टाइप है एक्सपोजिटरी ऐसे की, दैट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम पूछी है और उसका सोल्यूशन पूछा है। यानी कि यहां पे उसने क्या पूछा है? हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। उसने प्रॉब्लम्स पूछी हैं जनाब, हायर एजुकेशन के मसाइल क्या हैं, रेमेडीज उनके हल क्या हैं। सीधी बात करें। इंपैक्ट नहीं पूछा, इफेक्ट नहीं पूछा, जो पूछा है वो बयान करें। सो डियर स्टूडेंट्स, 2024 से ही शुरू करते हैं। इस साल आपको एक्सपोजिटरी ऐसे पूछा गया था, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान की खुशहाली के रास्ते कौन से हैं? मुझे बताइए, ये कौन सा क्वेश्चन एड्रेस करता है? ये क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है व्हाट आर दोज पाथवेज। अरे बताइए वो रास्ते कौन से हैं जिन पे जाके मैं चल के पाकिस्तान को खुशहाल कर दूं। उसने आपसे मसाइल नहीं पूछे हैं, वो रास्ते पूछे हैं। भाई रास्ते बताएं, सोल्यूशन बताएं। उसने आपसे इंपैक्ट नहीं पूछा, कॉजेज नहीं पूछी, जो पूछा है वो बताएं। तो वो रास्ते कौन से हैं? डे स्टूडेंट, सारी सीएसएस में सिवाय इन रास्तों को खोजने के आप कुछ भी नहीं करते। ये आपकी सारी सीएसएस का निचोड़ है। मैंने यही अर्ज किया था कि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं फरीद साहब से, जो हसन अली गोंदल साहब से, जो कुछ आप सीख रहे हैं बेटा, इधर ही लिखना था। तो पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी है क्या? द पाथवेज कैन बी मटेरियलाइज्ड बाय डूइंग व्हाट? बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन। अरे भाई एजुकेशन होगा तभी तरक्की करेंगे ना। अब इस पैराग्राफ में ये पहला पॉइंट बेटा मैंने एजुकेशन का बताया, शुरू कहां से करने हैं। जस्ट फॉर वन स्टूडेंट, जापानीज रेलवेज कंटिन्यूड इट्स सर्विसेज फॉर इयर्स। सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए जापानीज रेलवे ने सालों साल जो है अपनी सर्विसेज चलाई। दिस मेक्स इट ए जापान द डेवलप्ड नेशंस।
इट इज फॉर दिस रीजन इट इज अ प्रॉस्परस नेशन. सो अगर पाकिस्तान को भी प्रॉस्पेरिटी अचीव करनी है, इट कैन बी डन बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन. एक मिसाल 1000 टॉपिक में आप यूज कर सकते हैं. इट कैन बी डन बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन. दूसरा दूसरा कौन सा तरीका है जी जिससे पाकिस्तान को अब तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं? बाय प्रोमोटिंग विमेन पार्टिसिपेशन, बाय प्रोमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट. भाई 50% खवातीन है, अगर वो एम्पावर नहीं होंगे कैसे तरक्की करेगा? लॉजिकली मुमकिन ही नहीं है. इस पे भी मजीद एग्जाम्पल और किस्सा सुन लें. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कहा था कि औरतें बिल्कुल काम नहीं करेंगी, घरों में बैठेंगी, सिर्फ फैमिली रेस करेंगी. हमें ज्यादा से ज्यादा जर्मन सिपाही चाहिए, बस इनका काम फैमिली रेस करना है. जबकि इंग्लैंड में क्या किया था? इंग्लैंड में चर्चिल ने कहा कि तमाम औरतें भी जिसके पास जो स्किल है वो अब अमली जिंदगी में आएगी. और आज भी इंटरनेट पे एक तस्वीर पड़ी है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, कि कैसे क्वीन एलिजाबेथ भी वॉर में कंट्रीब्यूट कर रही थी एक वर्कशॉप में काम करके. एक वर्कशॉप में काम करके, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ ने भी कंट्रीब्यूशन अपना किया. ये स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं, इंटरनेट पे, गाड़ी का टायर चेंज कर रही क्वीन होके. उस वक्त प्रिंसेस थी ऑब्वियसली. नतीजा क्या निकला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जर्मनी जंग हार गया, इंग्लैंड जंग जीत गया. सो डियर स्टूडेंट्स, पाथवेज क्या है? बाय प्रोमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट. और पाथवेज क्या है? बाय प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स. सब आप लिखते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखते. बाय प्रोमोटिंग स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, बाय प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स. अरशद नदीम के जीतने से जितनी इज्जत पाकिस्तान की हुई है ना सारी दुनिया में, सबको पता चल गया यार ये भी कोई मुल्क है. आपके मुल्क में जब से क्रिकेट, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला हुआ उसके बाद इन्वेस्टमेंट ही रुक गई. इंडिया ने प्रोपेगेंडा क्या किया? उन्होंने कहा जो अपनी, जहां पे क्रिकेट टीम खेलने के लिए नहीं आती वहां पे इन्वेस्टर कैसे आएंगे? मुझे बताएं, हमारी खुशहाली रुकी या नहीं रुकी? उस पर असर पड़ा या नहीं पड़ा? सो मैं सिर्फ प्रोमोटिंग की बात कर रहा हूं. बाय प्रोमोटिंग एजुकेशन, बाय प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, बाय प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स, बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म. अरे भाई, स्विट्जरलैंड के पास सिवाय उन पहाड़ों के है क्या? हिटलर से किसी ने कहा था स्विट्जरलैंड पे कब्जा करो, कहता है इनके पास सिवाय इन चरागाहों के है क्या? कुछ भी तो नहीं है. सिर्फ उन चरागाहों से, उस टूरिज्म से सारी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड चला रहा है. बाय प्रोमोटिंग टूरिज्म, बाय प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर. फूड क्राइसिस आ गया, आ रहा है. अगर एग्रीकल्चर आपने प्रमोट ना की, इसराइल के पास लैंड एरिया इंतहाई थोड़ा है, मगर उसकी पर एकड़ जो फसल है पाकिस्तान की पर एकड़ से 4 गुना ज्यादा है. ड्रिप फार्मिंग करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स है उनके पास, जमीन तो है ही नहीं. तो बेटा ये बातें करोगे, कहीं पे मैं जापान की मिसाल दे रहा हूं, कहीं पे जर्मनी इंग्लैंड की मिसाल दे रहा हूं, कहीं पे मैं इसराइल की मिसाल दे रहा हूं. आप अपने ऐसे में सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखाते हैं. अरे भाई मुझे कन्विंस करें, मुतासिर करें, को मुझे बताएं कि आप भी दुनिया में जानते हैं कि क्या ये कहीं और पे हुआ है, और दुनिया में हुआ है जिसने तरक्की की है. और अभी मैं सिर्फ प्रोमोटिंग की बात कर रहा था, अब जरा आ जाए इरेडिकेटिंग पे. बाय इरेडिकेटिंग करप्शन. इरेडिकेटिंग पे सिर्फ मैं 2 ही लिखूंगा कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, ये तरक्की की राह आप कैसे गामजन हो सकते हैं? बाय इरेडिकेटिंग करप्शन. और दूसरा, इरेडिकेटिंग टेररिज्म. टेररिज्म बेटा जब तक खत्म नहीं होगा खुशहाली नहीं आएगी मुल्क में. सो उसने आपसे पूछा था व्हाट आर दोज पाथवेज. तो आपसे मैं वो बातें कर रहा हूं जो हकाइक पे मबनी है. दूसरा, एक्सपोजिटरी ऐसे, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड. 2 सवाल आते हैं जी. व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा? प्रोपेगेंडा की ताकत क्या है? भाई झूठ को सच और सच को झूठ बयान करता है. अभी आपके सामने ये पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट है. मुझे बताइए ना, सारी दुनिया की जो प्रोपेगेंडा है, ये सीएनएन बीबीसी इन सब ने जो किया है, वेस्टर्न मीडिया ने, वो क्या किया? जैसे उल्टा, वो जो इजरायली हैं, यहूदी हैं, वो मजलूम हैं, फलस्तीनी जालिम हैं. वो उनके हजारों बंदे मार दे, बमबारी कर दे, तो कहते हैं ये डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस है.
आगे रिस्पॉन्स में अगर हमास या वो अटैक करें, कहेंगे जी ये टेररिज्म है। ये है पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। और ये मुस्लिम वर्ल्ड पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है? दो सवाल डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड हाउ इज इट इफेक्टिंग द मुस्लिम वर्ल्ड? और ये मुस्लिम वर्ल्ड पे कैसे असर कर रहा है? ये दो सवाल हैं जिनके आपने जवाब देने। डॉन सैच ने ऐसे नहीं कहा कि आपका सवाल, आपका ऐसे तीन सवालों के जवाब, तीन सवालों के गिर्द घूमता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो जो टॉपिक होता है ना, पूछें, पूछ क्या रहा है? मुस्लिम वर्ल्ड। मैंने सिर्फ फलस्तीन की मिसाल दी है, कश्मीर पे भी आ जाए। प्रोपेगेंडा में इंडिया बहुत आ गया है, चाहे उसकी फिल्में हो, चाहे उसका उसके चैनल्स हों। प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान टेररिज्म, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया 9/11 के बाद। आज ग्रीन पासपोर्ट हर कोई देख के लाइन अलहदा कर देता है कि तुम लोग तो जरा साइड पे आ जाओ, ये टेररिस्ट हैं सारे। पावर ऑफ प्रोपेगेंडा, फंडामेंटलिस्ट, अंडर डेवलप्ड। मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लें, वो लोग तो बड़े जनाब लिबरल हैं, बड़े खुशहाल हैं। दुबई की मिसाल ले लें, वो लोग तो अमीर लोग हैं, पर प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ कैसे किया है? बेटा कभी मूवीज देखा करें, सीरियल्स देखा करें, अरबियों को क्या पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है? इंतहाई अहमक और बेवकूफ लोग हैं, पैसा बेशुमार है, अकल नहीं है इनके पास। ऐसा प्रोपेगेंडा किया, यानी कि जो मुसलमान खुशहाल भी है उसको बाइज्जत दुनिया के सामने पेश नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक नशिस्त में चार मुल्कों की मिसालें दी हैं, अरब की भी, फलस्तीन की भी, पाकिस्तान की भी, कश्मीर की भी। चार मजीद भी दे सकता हूं। ये डिपेंड करता है कि आपने सीएसएस के बाकी सब्जेक्ट्स कितनी दिलचस्पी से अटेंड किए हैं। ऐसे राइटिंग में सबसे बड़ा मसला होता है कंटेंट का। कंटेंट कहां से आता है? कंटेंट आपको देंगे हसन अली गोंदल साहब, कंटेंट देंगे फरीद साहब। कंटेंट कहां से आता है? हमारा मैगजीन हर महीने प्रिंट होता है करंट अफेयर्स का। मैं कहता हूं बेटा पढ़ो। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, यू नीड टू बी अ गुड रीडर। तो क्या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो आपको पहले नहीं पता थी? आपको पहले से ये बातें पता थी, मगर यहां पे प्रेजेंट कैसे करना है, असल क्वेश्चन ये है। यहां पे जी तीसरा ऐसे, सिंपल एक्सपोजिटरी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रॉज बताएं, कॉन्स बताएं, दैट्स इट। जी बेटा बिल्कुल, मैमुना मूवीज के रेफरेंस दे सकते हैं, मैं आगे दूंगा आपको रेफरेंस। मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसे में सब कुछ है, मगर कोई दिलचस्प इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्स फैक्टर नहीं है। ये एक्स फैक्टर आपको डेवलप करना है। प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारे सैयद मिनहास महमूद इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं, उन्होंने 2021 में ये एस्से अटेम्प्ट किया था। मैंने कहा मिनहास क्या लिखा था यार, अटेंशन ग्रैबर क्या था तुम्हारा? कहता सर मैंने एस्से शुरू किससे किया था, मेरी दिलचस्पी मोटर कार में है, स्पोर्ट्स में है। तो मैंने कहा था कि डिजाइन मर्सिडीज का जो क्रैंक है, डिजाइन किधर होता है? वो होता है जर्मनी में। मैन्युफैक्चर किधर होता है? फ्रांस में। टेस्टिंग किधर होती है? अमेरिका में। ये है ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन ना हो ना तो मर्सिडीज का ब्रांड भी एग्जिस्ट ना करे। मैंने कहा यार ये बात है ना तुम्हारे एक्सपीरियंस की, यही तो तुम्हारा एक्स फैक्टर है। आप बात शुरू कहां से करते हैं? टेंशन ग्रैबर। आप कैसे के पहले चार सेंटेंसेस बता देते हैं आपकी इमेजिनेशन किधर खड़ी है, आपका इल्म किधर है। एग्जामिनर को उधर से ही पता चल जाता है यार ये बंदा जानता है। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज। मुझे कुछ बयान करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे है सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक। हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज। इल्स बताएं, रेमेडीज बताएं। तो मेरे नजदीक तो बेटा चार सबसे इंपॉर्टेंट इल्स हैं। आपका जो करिकुलम है, ठीक है, वो आउटडेटेड हो गया है। एक ही टीचर पेपर बनाता है यूनिवर्सिटी में, वही चेक करता है, वही मार्क्स देता है। जरा उससे बिगाड़ के देखे ना। कोई एक्सटर्नल इवेल्युएशन नहीं है, कोई ओपन बुक पेपर्स नहीं। आपका करिकुलम जो है वही सारा का सारा जो है आउटडेटेड हो चुका है। आज तक टीचर सेंटर्ड अप्रोच चल रही है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही नहीं है। दूसरा आपका मसला क्या है? आपके पास ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज की जो अक्सरियत बिल्डिंग्स हैं वो पर्पस बिल्ड ही नहीं है।
अक्सरियत बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं ना, ढंग की लेबोरेटरी है ना ढंग की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में किताब लेने जाओ, महीना महीना मिलती ही नहीं है। एलिट यूनिवर्सिटीज की भी मिसाल दे दूं तो उसके अंदर भी यही मसले हैं। कैंटीन है, हाइजीनिक नहीं है, ओपन ग्राउंड्स में है, बिल्ली भी आ रही है, चूहा भी आ रहा है। वॉशरूम चाहे कितनी एलिट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, 1 मील दूर से पता चल जाता है आप वॉशरूम के सामने से गुजर के गए हैं। तो दूसरा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा, एक्सपेंसिव बहुत है। इतना हायर एजुकेशन एक्सपेंसिव कर दिया गया, अफोर्डेबल ही नहीं है। और चौथा, जो सबसे संगीन मसला है डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ 4 मसले बयान कर रहा हूं, क्यों? आपका एसे डेफिनेशन क्या है उसकी? शॉर्ट कंपोजिशन, लिमिटेड स्कोप, मुख्तसर लिखना है। इस पर लिखने को किताबें भरी हुई हैं पाकिस्तान की लाइब्रेरी में कि पाकिस्तान के एजुकेशन के मसाइल क्या हैं। पूरे पूरे 20,000 वर्ड्स के थीसिस मिल जाएंगे। मगर ऐसे क्या है, चंद बातें करके मैंने मौजू को मुकम्मल करना है। 4 इल्स में बयान कर रहा हूं। आखिरी इल, लैक ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। आपके पास अब काम के बंदे नहीं रहे। आखिरी इल मैंने सबसे सीरियस इल दिया है, काम के बंदे नहीं रहे। जो काम के बंदे थे ना, ब्रेन ड्रेन, वो छोड़ के चले गए। मैं अपने दोस्तों की बात करता हूं। मैं तो वकालत की फील्ड में आ गया, यूनिवर्सिटी छोड़ के, सिविल सर्विसेज छोड़ के। मेरे दोस्त जो फास्ट यूनिवर्सिटी में थे, डॉक्टर माजिद, डॉक्टर जीशान, वो दोनों सऊदी अरेबिया चले गए। यहां पे HEC टेन्योर ट्रैक के तहत उनको 2.5 लाख रुपया पर मंथ दे रही थी। वहां पे उनकी स्टार्टिंग पे सऊदी अरेबिया में है 20,000 रियाल से, इक्विवेलेंट टू 18 या 17 लाख रुपया। प्रोडक्टिव साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड था। प्रिंसटन में ये जो टॉप साइंटिस्ट अभी आए हैं पाकिस्तान के, जिसके कोई 200-100 साइंटिस्ट इंक्लूडेड है, उसमें भी वो दोनों इंक्लूडेड है। तो काम के बंदे तो आपके चले गए, पीछे रहा क्या? लैक ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। अब आपके पास काम के बंदे नहीं रहे हैं हायर एजुकेशन में। दोबारा यहां पे जनाब किस्सा सुन लें। हिटलर के जिस वक्त बंदे मर रहे थे ना, तो उसको उन्होंने कहा जनाब हमारे ये जो है ना बड़े अच्छे सिपाही फौजी जो है ना, ये मर रहे हैं, पायलट्स भी हमारे मर रहे हैं, इनको हम ऐसा करते हैं बचाते हैं। उसने कहा इनको पायलट बनाया किसने? ये जो अच्छे लोग हैं इनको अच्छा सिपाही सिपाही बनाया किसने? बोल के जी उस्तादों ने बनाया। कहता है उन उस्तादों को बचाओ, उन टीचर्स को बचाओ। अगर वो बच गए ना, वो इस तरह के और अजीम लोग बना लेंगे। लैक ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। इंसान कितना जरूरी है, काम का इंसान कितना जरूरी है, यह बात इंपॉर्टेंट है। काम का इंसान। जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिर गया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना किताबें थी, ना कॉपी थी, ना पेंसिल थी, क्या था उनके पास? कुछ नहीं थे। इंसान काम के थे, वफादार थे। हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिरा, तीसरे दिन उन्होंने ट्रैम सर्विस चला दी थी। यह भी 2011 में जो है सुनामी आया था जापान में, चौथे दिन सारी सड़कें बना दी थी, जिसपे 100-100 फीट के गड़े हुए थे। लोग काम के हैं उनके। सो हमारे एजुकेशन का मसला क्या है? लैक ऑफ एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। लोग काम के नहीं है, काम के लोग चले गए। जो रह गए उनको आपने जैसे जलील किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वगैरह, वो आपके सामने। सो डियर स्टूडेंट्स, बात वो करें जिसमें दम हो। हमारी बातें वो होती हैं जो हवाई होती हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी, आप बेहतर ही समझते हैं। सो उम्मीद तो यही थी, गुर्बत दूर करेगी, बेरोजगारी दूर करेगी, और दुनिया में मुझे इज्जत दिलाएगी, दुनिया में मेरी इज्जत होगी। मैं पासपोर्ट लेके जाता हूँ, सब्ज पासपोर्ट देख के जिस हकारत से वो देखते हैं इमिग्रेशन वाले, तो उस वक्त पता चलता है यार बड़ी बेइज्जती हुई है। ये फीलिंग बेटा उस वक्त आती है जब आप बाहर जाते हैं। फीलिंग उस वक्त आती है जब सब्ज पासपोर्ट छुपाना पड़ता है। सो एक वो भी दौर था जब डेमोक्रेसी थी, 1972। पाकिस्तान टूट गया था, बांग्लादेश बन गया था, हम टूट गए थे, मगर दुनिया में हमारी इज्जत थी। जब अरब इसराइल वॉर हुई ना, तो पाकिस्तान के पायलट से जिसने इसराइल के जहाज गिराए थे, सारी मुस्लिम वर्ल्ड में हमें रिस्पेक्ट दी जाती थी। आज वही मुस्लिम वर्ल्ड है। सऊदी अरेबिया ने, अबू धाबी ने, UAE ने, दुबई ने 18 शहर हमारे बैन कर दिए कि यहां पे जो लोग रहते हैं उनको वीजा नहीं देना। कल तक ये हमें पलकों पे बिठाते थे। हमने अरब इसराइल वॉर इन्हें जीत के दी थी, इसराइल के जहाज गिराए थे, ये इज्जत थी हमारी। आज हमारी मुसलमान मुल्क हमारी इज्जत करने को तैयार नहीं है, दुनिया की मैं क्या बात करूं। तो बेटा डेमोक्रेसी, तो ये उम्मीद थी मुझे कि गुर्बत खत्म करेगी, बेरोजगारी खत्म करेगी,
मुझे दुनिया में इज्जत दिलाएगी। और हर्डल्स क्या हैं? हर्डल्स बेटा आपके सामने हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये हैं एक्सपोजिटरी एसेस, यानी कि जिसके अंदर आपने सिर्फ उस मामले को, उस मसले को, उस इशू को एक्सप्लेन करना था। ये एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोजिटरी एसे 3 लेवल्स पे होते हैं। एक लेवल होता है ग्लोबल, सारी दुनिया की बात करनी पड़ती है, मजबूरी है जी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पाकिस्तान की तो बात करूंगा ही करूंगा, दुनिया की भी बात करना मजबूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन सारी दुनिया की है। दूसरा ऐसे होता है जो कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है, तीसरी दुनिया से या मुस्लिम वर्ल्ड से। जैसे यहां पे मैंने बात की है पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड। भाई पाकिस्तान की तो मैंने बात की है ना, कि पाकिस्तान को टेररिज्म फंडामेंटलिस्ट डिक्लेयर किया है। कश्मीर जो है वो भी हमारा हिस्सा है, उसको भी जो है इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, मगर साथ फलस्तीन की भी एग्जाम्पल दी है। साथ मैंने मुस्लिम वर्ल्ड, अरबियों की भी एग्जांपल दी है कि उन्हें कैसे पोर्ट्रे किया जाता है वेस्ट में। एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म पढ़े, उसके अंदर बड़ा क्लियरली उसने बताया। तो मैं सारी मुस्लिम वर्ल्ड को साथ लेके चल रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। और तीसरा ऐसे वो होता है जो सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट होता है, पाकिस्तान के अलावा किसी की बात नहीं करनी। भाई हायर एजुकेशन का मसला पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान के मराइज इल्स क्या हैं और इन इल्स की रेमेडीज क्या है। दुनिया की इल्स एंड रेमेडीज नहीं पूछी, सिर्फ पाकिस्तान की पूछी है, तो पाकिस्तान की बात करूंगा। हाँ, मिसालों में मैं दूसरे मुल्कों का जिक्र जरूर कर दूंगा, जैसे अभी आपके सामने किया, मगर मसले पाकिस्तान के हायर एजुकेशन के बयान करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोजिटरी ऐसे या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तीन जनाब उसकी लेयर्स हैं। नंबर 1 इज ग्लोबल, सारी दुनिया की बात करना मजबूरी है, ऐसे की ग्लोबल अपील है। नंबर 2, थर्ड वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड की हद तक, कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड की बात होगी, मुस्लिम वर्ल्ड की बात होगी। अब मुझे बताइए, आपको ऐसे जब ओवर पॉपुलेशन का पूछा जाएगा तो ओवर पॉपुलेशन कहां पे हो रही है? फर्स्ट वर्ल्ड में हो रही है, थर्ड वर्ल्ड में हो रही है? जी डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड में हो रही है, थर्ड वर्ल्ड में हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड की तो हालत यह है कि इटली ने इस वक्त अनाउंस कर दिया है कि जितने इलीगल है उनको मैं लीगल कर रहा हूं, मेरे पास लोग ही नहीं है। गांव के गांव इटली के वीरान हो गए हैं, बर्थ रेट ही नहीं है। अब यह खबर देने का मकसद नहीं है कि आप इटली की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें, यह अभी खबर आई है सिर्फ। सो दूसरा जो है वो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है इससे। और तीसरा ऐसे वो है जिसका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है, पाकिस्तान के अलावा किसी और के एजुकेशन की इल्स और रेमेडीज का जिक्र नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान का ही जिक्र करूंगा कि इसकी इल्स क्या है और इसकी रेमेडीज क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपोजिटरी ऐसे जिसपे आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना, जस्ट नीडेड टू एक्सप्लेन इट। सो बेटा, सीएसएस में आपका ब्राइट स्कोप है, क्योंकि जितने काम के लोग थे वो ब्रेन ड्रेन हो चुके हैं, मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, चाहे नौजवान थे, प्रोफेशनल्स थे। आपका मुकाबला आप ही के साथ है, तो आपके लिए कंपटीशन कम से कम होता जा रहा है। तो अच्छे तरीके से सीएसएस की तैयारी कीजिए, और जब सीएसएस करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने की, तो फिर मुफ्त जाके पढ़िएगा, अभी ना जाइए, थोड़ा मेहनत कर लें पाकिस्तान में। अच्छा जी, देन कम्स आर्गुमेंटेटिव एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, बहस करना, आर्गुमेंट करना। आर्गुमेंटेटिव एसे का मकसद क्या है? या तो किसी चीज के साथ एग्री करना या डिसएग्री करना। मैं बात को सिंपली करूंगा, दिस इज द टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द राइटर प्रूव्स दैट हिज ओपिनियन, मेरा जो ख्याल है, थ्योरी और हाइपोथेसिस, मेरा जो अंदाजा है अबाउट एन इशू, किसी मसले के बारे में, इज करेक्ट, वो दुरुस्त है, और मोर ट्रूथफुल देन दोज ऑफ अदर्स, या ज्यादा सच है दूसरों की निस्बत, ज्यादा सच्चा है। अब आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता क्या है? दो तरीकों से डियर स्टूडेंट्स आर्गुमेंटेटिव ऐसे पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन मार्क लगा के, या एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट दे के जो कि स्टेटमेंट ऑफ इशू होती है, जिससे आप एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। दोबारा सुनिए,
आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो होता है कि जिसपे या तो आप स्टांस लेते हैं, जैसे एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ कर्स और ब्लेसिंग, तो आपको स्टांस लेना है। कर्स है ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रही है, या ब्लेसिंग है, स्टांस लेना है जी। ठीक है जी। तो बेटा ये स्टांस बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कहते हैं यार कर्स भी है, थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग भी है। ओ भाई, जिस वक्त तुम वोट देने के लिए जाते हो इलेक्शन में, एक तरफ आपके चचा खड़े होते हैं कैंडिडेट, दूसरी तरफ आपके मामू खड़े होते हैं, आपको दोनों से ही मोहब्बत है। दोनों ने ही बचपन में आपको खिलाया, जायदाद पे कब्जा भी नहीं किया, आपको दोनों से मोहब्बत है। मगर जब वोट देने के लिए जाएंगे तो या चचा को देंगे या फिर मामू को देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वोट फाड़ के आधा आधा दोनों को दे देंगे। भाई एक साइड चूज करना जरूरी है, स्टांस। मैं इसको अपने अल्फाज में कहता हूं, जो कहता है कर्ज भी है ब्लेसिंग भी है, अरे भाई एक वक्त में एक इंसान दोनों महफिलों में मकबूल नहीं हो सकता। हज़रत अली ने फरमाया है कि अगर वो दोनों महफिलों में मकबूल है तो इसका मतलब वो मुनाफिक है। भाई जो नमाजी है वो बुरे लोगों की महफिल में मकबूल नहीं है। जो बुरे लोग हैं, ठीक है जी, जो कि एडिक्टेड हैं, वो जहर नेक लोगों की महफिल में एक्सेप्टेबल नहीं होते। स्टांस लेना बड़ा जरूरी है। तो उसने पूछा है जी, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपैंड कर रही है, कर्स है या ब्लेसिंग है? एक स्टांस ले लें, एक स्टांस ले लें और फिर उस पर साबित कदम रहे। जिना साहब कहते थे, थिंक 100 टाइम्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। 100 बार सोचें अगर कोई फैसला लेना हो। वंस यू टेक इट, स्टैंड बाय इट एज वन मैन। और जिस वक्त एक फैसला ले ले तो उस पर बस खड़े हो जाए, साबित कदम हो जाए। तो बेटा या कर्स है या ब्लेसिंग है, स्टांस लेना बड़ा जरूरी है। दैट इज द आइडिया। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ इशू दी गई है जी आपको। स्टेटमेंट ऑफ इशू, मसला, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। फेमिनिज्म तीसरी दुनिया का मसला नहीं है। बेटा इस पे आपकी जाती राय क्या है? तीसरी दुनिया का मसला है या नहीं है? मैं आप लोगों की जाती राय जानना चाहता हूं। बख्तावर ने कहा जी कि तीसरी दुनिया का मसला नहीं है। इकरा और मरियम ने कहा है। फिर खिजर और फातिमा ने कहा है नहीं है। अब्दुल्ला ने, मिशी ने और सुमर ने कहा है। देखें ये होता है स्टेटमेंट ऑफ इशू। आप में से जिन लोगों ने यह कहा है कि यह तीसरी दुनिया का मसला नहीं है, जाहिर है उसकी उनके पास कोई दलील है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। मगर जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी दुनिया का मसला है, उनके पास भी कोई आर्गुमेंट्स होंगे, मैं उनसे भी इत्तेफाक करूंगा। एग्जामिनर दोनों को क्रेडिट देगा, दोनों को पास करेगा। क्योंकि आप अपनी बात को साबित कैसे करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा अगला शख्स झूठा है, हां, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मेरा सच ज्यादा बड़ा है। सो फेमिनिज्म तीसरी दुनिया का मसला नहीं है। सबसे पहले तो जनाब उन लोगों को देख लेता हूं जो कह रहे हैं जी फेमिनिज्म तीसरी दुनिया का मसला नहीं है। तीसरी दुनिया का मसला जनाब बिल्कुल नहीं है। आर्गुमेंट्स क्या है? पाकिस्तान की एक मिसाल ले लें, जरा किसी एक मुल्क की तो मिसाल लूंगा ना। पाकिस्तान में जो कानून है पाकिस्तान का और जो मजहब है, इंडिया में भी, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, तीसरी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, कि इन सारे मुल्कों में जो कानून है औरत को अपनी मर्जी से शादी की इजाजत देता है। ठीक है जी, कानून भी देता है, मजहब भी देता है। खवातीन को एजुकेशन की इजाजत देता है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तीसरी दुनिया की बात हो रही है। फिर वो खवातीन को कोई भी जॉब ज्वाइन करने की इजाजत भी देता है, कोई भी प्रोफेशन जो है ज्वाइन करने की भी इजाजत देता है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मसला ही कोई नहीं है जी। 17वें ग्रेड की जितनी तनख्वाह एक मर्द लेक्चरार को मिलती है, फीमेल को भी उतनी मिलती है, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कानून है, इंडिया का कानून है, बांग्लादेश का कानून है, श्रीलंका का कानून है, औरत का जायदाद में हिस्सा है कानूनी तौर पे। पाकिस्तान में तो खैर मजहब भी देता है, कोई मसला नहीं है जी। तो फेमिनिज्म हमारा तो मसला ही नहीं है जी, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड का मसला है, जहां पे फैमिली जो है वो ब्रोकन फैमिलीज हैं। और पाकिस्तान में कमाना तो मर्द का मसला है,
बाप है तो जब तक बेटी की शादी नहीं होती वो उसका खर्चा उठाने का पाबंद है। शौहर है, इवन के डिवोर्स भी हो जाए, मेंटेनेंस देने का पाबंद है। वो खर्चा देगा अपनी बीवी को, साहब का बीवी है, जायदाद में से हिस्सा भी देगा, मेंटेनेंस भी देगा। तो ये तो हमारा मसला ही नहीं है। मगर जो दूसरे अफराद बोल रहे हैं कि नहीं सर ये थर्ड वर्ल्ड का ही मसला है, उनका सच हो सकता है ज्यादा बड़ा, उनका सच हो सकता है ज्यादा बड़ा हो। तो यहां पे जिस शख्स ने कहा था जनाब ये मसला है, बख्तावर ने कहा यह मसला है, अब ये वकील की तरह मेरी दलील को रद्द कर रही है। मैंने कहा था जनाब थर्ड वर्ल्ड में मसला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे औरत को उसकी मर्जी से शादी की इजाजत है, कानून भी देता है, मजहब भी देता है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें। मगर बख्तावर ने इसको चैलेंज किया, इसने कहा सर बिल्कुल है, कानून भी देता है, मजहब भी देता है, मगर क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। फोर्स्ड मैरिजेस सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में। पाकिस्तान नंबर 1 पे। यहां पे अरेंज्ड मैरिजेस ही होती हैं, विदाउट विल होती हैं। कोर्ट मैरिजेस का नतीजा सामने है, लड़का या लड़की का कत्ल ही होता है। तो जनाब ये बिल्कुल मसला है। मुझे बख्तावर ने यह नहीं कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, मगर बख्तावर ने कहा मेरा सच ज्यादा बड़ा है। मेरा सच जो है, मेरा आर्गुमेंट, उसका सच ज्यादा ट्रूथफुल है देन द अदर्स, ज्यादा अपीलिंग है। दूसरा मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जी औरत को एजुकेशन की इजाजत है। इन्होंने इसका भी रद्द दिया कि सर बिल्कुल एजुकेशन की इजाजत है, मगर व्हाट अबाउट दैट 70% ऑफ पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इलिटरेसी किस में ज्यादा है? खवातीन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 70% पाकिस्तान जो गुर्बत का शिकार है, रूरल एरियाज, देहाती एरियाज में है। वहां पे जो मेल चाइल्ड होता है उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होती है, फीमेल की एजुकेशन पे तो इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं करता। इवन के गांव में जो अमीर वडेरे होते हैं, मैंने तो अभी गरीबों की बात की है ना, जो अमीर वडेरे हैं वो भी अपनी लड़कियों को गांव से बाहर तालीम के लिए नहीं भेजते, शहर नहीं भेजते, मुल्क से बाहर भेजना तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने मेरे इस पॉइंट का भी रद्द दे दिया कि एजुकेशन की इजाजत है। फिर मैंने तीसरा नुक्ता उठाया था, किसी भी प्रोफेशन में जा सकती हैं, किसी भी प्रोफेशन में जा सकती हैं। अगेन पाकिस्तान की मिसाल लें, इंडिया की मिसाल लें, बांग्लादेश की या श्रीलंका की मिसाल लें। क्या फील्ड जॉब के लिए लड़कियों को हायर किया जाता है? नहीं हायर किया जाता। कि फील्ड में जाना है, शहर से बाहर निकलना है, लोग भेजते ही नहीं है। टीचिंग में भी लोगों का होता है कि घर के करीब ही इसकी पोस्टिंग रहे। गवर्नमेंट सर्विस भी मिलती है, दूसरे गांव में पोस्टिंग होती है, पूरा जोर लगाया जाता है इसको वापस अपने घर के करीब पोस्टिंग दिलाई जाए, क्योंकि वो सेफ नहीं है, हैरेसमेंट है। और मौजूदा जो हालात हुए हैं, बीबीसी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में 80% लेडी डॉक्टर्स घरों में बैठी हैं। वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रही, घर वाले इजाजत ही नहीं देते। तो भाई मसला है ना फेमिनिज्म। अपना प्रोफेशन भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इंडिया में वो जो वाकया हुआ है उस लेडी डॉक्टर के साथ, जो कि बाद में जो है फौत हो गई थी, उसके बाद तो लोगों ने हाथ ही खींच लिए कि हॉस्पिटल में हमने नाइट ड्यूटीज या इवनिंग ड्यूटीज के लिए भी नहीं भेजना, नौकरी ही नहीं करवानी लड़कियों से। तो फेमिनिज्म मसला है इधर का, थर्ड वर्ल्ड का ही मसला है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा था जनाब औरत को प्रॉपर्टी में राइट्स है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। पाकिस्तान में तो मजहब भी देता है, कानून भी देता है। तो अगर तो ये बात सच है, जी फिर दोस्त बिल्कुल आपने सही कहा, अगर तो ये बात सच है तो मुझे ये बताएं कि क्या हो रही है पाकिस्तान में? क्या इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान की बात कर लें, क्या जायदाद में हिस्सा दिया जाता है लड़कियों को? नहीं दिया जाता। कोर्ट्स में केसेस भरे हुए हैं, मजबूर हो के काजी फाइज ईसा साहब, जिनको लोग दुआएं देते हैं, वो एक काम अच्छा करते हुए गए हैं कई कामों में से। उन्होंने कहा है कि जी औरत अगर 50 साल के बाद भी आती है ना अपना हिस्सा मांगने जायदाद में से, कोर्ट उसके केस को एंटरटेन करेगी, लिमिटेशन का उस पर असूल नहीं लगेगा कि ये जायदुल मियाद केस है, इसको रिजेक्ट कर दो, कोर्ट से सुनेगी और हिस्सा दिलाएगी। तो इसका मतलब है यहां पे हिस्सा नहीं मिलता ना, इसीलिए तो ये रूल इन्होंने बनाया। भाई बहन का हिस्सा मारता है, बाप बेटी को कहता है विड्रॉ कर अपना हिस्सा, बिस्तर मर्ग पे कहता है विड्रॉ कर अपना हिस्सा अपने भाई के उसमें हक में।
जी तंजीला कर सकते हैं, मगर फैक्ट के करीब होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये नहीं कहा था कि फेमिनिज्म तीसरी दुनिया का मसला नहीं है। मैंने जो आपको आर्गुमेंट्स दिए थे, मेरे आर्गुमेंट्स कोई गलत नहीं थे, मगर बख्तावर का सच मेरे सच से बड़ा था। उसने कहा है कि जी फेमिनिज्म वाकई थर्ड वर्ल्ड का मसला है, तो उसने साबित भी किया है और मेरी हर दलील का रद्द दिया है। इस स्टाइल को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं रोजेरियन स्टाइल। हम ऐसे राइटिंग में इसको डिस्कस करेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, कि सबसे पहले आप अपने मुखालिफ के पॉइंट्स लिखते हैं, बाद में उस हर एक पॉइंट का आप रद्द देते हैं, और जब आखिरी रद्द पे पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान में जायदाद में भी औरतों को हिस्सा नहीं मिलता, रीडर कन्विंस हो जाता है आपके थीसिस से कि ये ठीक कह रहा था, कि वाकई फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड का इशू है। चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थर्ड वर्ल्ड का इशू है। यह टेक्निक है एंटीथेसिस एंड थीसिस। सबसे पहले मुखालिफ के पॉइंट्स लिखें, उसके बाद आप अपना थीसिस यानी कि उसके हर पॉइंट का रद्द दें। दिस इज रोचेरियन मेथड। मैंने अपनी एसे की किताब में इस पे 2-3 एसेज जो है इस पे डिस्कस किए हैं। एंटीथेसिस पहले, थीसिस बाद में, और इस पे सिंथेसिस की कोई गुंजाइश और जरूरत नहीं होती। दैट इज रोचेरियन मेथड, जो अभी मैंने आपको इनडायरेक्टली, इनफॉर्मली करवा दी है। और आखिरी जनाब सवाल है, इसका जवाब यस या नो में देंगे। देखिए, आर्गुमेंटेटिव एसेज, या स्टांस आपको लेना है, कर्स है या ब्लेसिंग है, या फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ इश्यू से एग्री या डिसएग्री करना है, या फिर आपको यस या नो में जवाब देना है। बेटा, ये आपका सारा आर्गुमेंटेटिव एसे है। सो मेरा सवाल है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है? जी बताइए, जी रेडी है पाकिस्तान? जी स्ट्रेट नो। जी यस भी आ गया, इकरा ने यस का है, यहाँ पे सुफियान ने भी यस का है। शाबाश सुफियान, ठीक है जी। नो और फिर यस नबीला की तरफ से नसा है, नबीहा, ठीक है जी। सो सकूरा यस, ठीक है जी। मलाइका यस, नो नो नो, एंड देर आर लॉट्स ऑफ नोज, बिल्कुल ठीक है जी। अब अगेन, जिन्होंने कहा है यस रेडी है, उनके पास भी दलील है। जिन्होंने कहा है नो रेडी नहीं है, उनके पास भी दलील है। भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान रेडी है, तो मैं कह रहा हूं जनाब, पाकिस्तान में जो है बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, टेक ओरिएंटेड हैं, ठीक है, वो इन डिवाइसेस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। गांव गांव में जो बैठे हुए लोग हैं, यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं, पाकिस्तान रेडी है। ठीक है जी। हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, अब ज्यादा इन्हिसार तो उसी पे ही मेरा हो रहा है। शुक्र है, बैंक्स में जो बिजली के बिल जमा करवाने के लिए लाइन में मैं लगता था, मेरी जान छूटी है। ऑफिस में बैठ के सारे बिलिंग्स में मैनेज कर लेता हूं। मेरे घर से किसी भी शख्स को निकलने की जरूरत नहीं है कि बिजली के बिल्स जाके जमा करवाएं। तो हम डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी हैं जी। ई कॉमर्स में और जो फ्रीलांसिंग है, पाकिस्तान का दूसरा नंबर आया था, अभी भी रेडी नहीं है। दुनिया में पाकिस्तान का इंटरनेट सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता इंटरनेट, बिलीव मी, पाकिस्तान में है। तो भाई हम रेडी हैं। मगर दोबारा से यहां से बख्तावर उठ के खड़ी हो जाएंगी, कहेंगी सर मैं आपसे एग्री नहीं करती, हम रेडी नहीं है। मैं कहूंगा क्यों जी? तो कहेंगे जी आपने पहली बात कही थी कि नौजवान जो हैं वो टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, गांव गांव आपके चैनल बने हुए हैं यूट्यूब के, मगर 70% पाकिस्तान तो है ही इंतहाई गरीब, और उनमें से 40% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। उनके पास तो मोबाइल फोन ही वो बटन्स वाले हैं, उनके पास तो स्मार्टफोन्स हैं ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो। पाकिस्तान रेडी नहीं है। चंद नौजवान की मिसाल ना दें, सारे पाकिस्तान को देखें। तो हम रेडी नहीं हैं। फिर दूसरा आपने कहा था कि जनाब पाकिस्तान में जो बैंकिंग है बड़ी इजी हो गई है, गवर्नमेंट की बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस आ गई हैं, गवर्नमेंट भी जो है ई गवर्नमेंट की तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है, मगर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैक भी होती हैं। पिछले दिनों जो हुआ था कि पाकिस्तान की जो है लाइसेंस की जो है पूरी की पूरी वेबसाइट हैक हुई थी, जाली असला के लाइसेंस दिए गए थे, उन्होंने पूरी वेबसाइट भी बनाई हुई थी। वो 2 साल के बाद जाके कहीं पकड़े गए। पता नहीं कितने लोगों को जो है फेक आर्म्स लाइसेंस वो जारी कर चुके थे। और जितने ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, ये पाकिस्तान में ही होते हैं ना। तो पाकिस्तान, क्योंकि ऐसे सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट है, तो पाकिस्तान रेडी नहीं है भाई, जब तक अपने आप का तहफुज ना कर ले। अभी पिछले साल रावलपिंडी में
चक्री रोड के इलाके में एक शख्स रहता था, 41 साल उसकी उम्र थी। उसने खुदकुशी की क्योंकि लोन ऐप से उसने लोन लिया था 50,000, जो सूद और इंटरेस्ट लगते लगते 2 लाख हो गया। उसके रिश्तेदारों को उन्होंने मैसेज किया कि इस आदमी ने हमारे पैसे देने हैं 2 लाख। उसने खुदकुशी की शर्मिंदगी की वजह से। हम लोग रेडी नहीं हैं। तो ये आपकी बैंकिंग जो है ना, बैंकिंग एप्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, हरगिज नहीं। अभी देख लें 4 दिन पहले सारा का सारा तो फायरवॉल ने तबाह बर्बाद कर दिया। आपका जो है वो बैंकिंग चैनल्स ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई लोगों की। फिर तीसरी बात मैंने क्या की थी कि पाकिस्तान ई कॉमर्स में दूसरे नंबर पे है। इंटरनेट की जितनी फास्ट सर्विस पाकिस्तान में मिल रही है, फाइबर ने सारी दुनिया को कह दिया कि पाकिस्तान को प्रोजेक्ट दें तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुकम्मल करेगा टाइम पे, क्योंकि वहां पे नेट अब स्लो हो चुका है। फाइबर ने आपको कैटेगरी से ही आउट कर दिया। किधर गई आपकी ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग? और आखिरी बात मैंने ये की थी, पाकिस्तान में इंटरनेट सबसे सस्ता है। अरे भाई, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ऐसे सस्ते इंटरनेट का क्या करना है जिसकी सर्विस भी इंतहाई स्लो हो? सो पाकिस्तान मौजूदा हालात में डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी नहीं लग रहा। हो सकता है 2020 में ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में रेडी होता हो, जिस वक्त कोरोना आ गया था और ये सब आ गया था। 2024 में अगर ये ऐसे आए तो भाई मुझे तो हरगिज रेडी नहीं लग रहा। सो बहरहाल, देर आर टू परस्पेक्टिव्स, वन इज योर्स एंड वन इज माइन। लिखना वो है जिसके बारे में आपके पास ज्यादा बेहतरीन मुदल्लिल दलील है, आप अगले को कन्विंस कर सकते हैं, लिखना उसके बारे में। सो मेरी जाती राय में भाई बिल्कुल रेडी नहीं, बिल्कुल रेडी नहीं। हाँ, जो कह रहा है रेडी है वो फिर कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स भी दे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे। और आखिरी जिस पे सिर्फ एक लफ्ज मैं बोलूंगा, दैट इज लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसेज। लिटरेरी और रिफ्लेक्टिव एसेज दोबारा से इम्तहान में आना शुरू हो गए हैं। और टेक्निकली अगर देखा जाए, ये भी एक्सपोजिटरी एसेज ही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन इट। मगर इसके अंदर टाइटल जो है, टॉपिक जो है एसे का, बड़ा तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि सीधी बात आपको कन्वे ना हो। पहले तो आप उसको समझते हैं, यार ये कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उस पर लिखते हैं। यहां पे 2024 में जो ऐसे इसने दिया था, ये तो बड़ा सीधा दे दिया था। होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। होप जो है इंसान को मुतहर्रिक रखने के लिए सबसे बड़ी ताकत ताकत है। कैसे ताकत है जी? हाउ? अरे भाई बताइए ना, कैसे है ताकत? इसने सिर्फ हाउ पूछा है। फिर इसने जनाब 2023 पिछले साल पूछा था, सो श्योरली विद हार्डशिप्स कम्स ईज। हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। ये वैसे भी कुरान की वर्स है, अगर आपको नहीं भी पता तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। भाई कैसे आती है? अगेन, हाउ? तो बेटा, अगर आप मजहब की मिसाल लें, अंबियाए कराम ने बड़ी मुश्किलात काटी थी, आसानी उसके बाद आई। साइंस की मिसाल लें तो चाहे वो एलन ट्यूरिंग है, इलॉन मस्क है या जोसेफ एडिसन है, कई नाकामियां काटी, मुश्किलात काटी, मगर फिर बाद में आसानी आ गई। एजुकेशन की मिसाल लें तो उसके अंदर मलाला है, तो उसके अंदर गैमा रेस जिन्होंने इन्वेंट की थी, क्या नाम था उस खातून का? मैडम मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी है, इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजारी, मगर एजुकेशन में दोनों ने नोबेल प्राइज दिया। खैर मलाला ने तो नहीं लिया एजुकेशन में, दूसरी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मैडम क्यूरी। तो एजुकेशन में भी मिसालें हैं। फिर मिसालें ले लें जरा लिटरेचर में जिनकी जिंदगी में मुश्किलात बहुत आई, कामयाब भी वही हुए, आसानी भी उनकी जिंदगी में आई। तो बेटा, चाहे इंटरनेशनल एग्जाम्पल दूं जेके रोलिंग की, जिसका हैरी पॉटर कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और बाद में बेस्ट सेलर बना। चाहे मिसाल दूं पाकिस्तानी राइटर मुश्ताक यूसुफी की, जो इंडिया में सब कुछ छोड़ के आया बेचारा, अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ के आया जयपुर से, यहां पे स्क्रैच से शुरू किया, लिटरेचर में उसने अपना एक मकाम बनाया। चाहे आपको मैं मिसाल दूं स्पोर्ट्स से, 92 के वर्ल्ड कप में हम हारते रहे मगर मुश्किलात फेस की, वर्ल्ड कप जीते। हॉकी का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी 1994 में, 1994 में जब हम जीते थे, 14 साल के बाद जीते।
ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि वर्ल्ड कप भी। और हालिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 6 टेस्ट हारी बदतरीन तरीके से। हमने कहा यार इसको बंद ही कर दो, पीसीबी को। और ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीन पे हराया पूरे 22 साल के बाद। लास्ट टाइम जो है ये वकार यूनुस साहब थे कैप्टन, 2001 में। तीनों के तीनों मैच हराए। खैर बाद में खुद भी हार गए T20 में। तो बहरहाल, तो मिसालें मैंने आपको कहां कहां से दी, रिलीजन से भी दी, स्पोर्ट्स से भी दी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मीडिया से भी दी है, एजुकेशन से भी दी है, साइंस से भी दी है, पॉलिटिक्स की भी बेटा मिसाल दे सकता हूं। वही पेस्टल एनालिसिस। पॉलिटिक्स में चाहे नेल्सन मंडेला है, चाहे अब्राहम लिंकन है, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना है, बेतहाशा इन्होंने मुश्किलात काटी, मगर एंड में इनकी जिंदगी में आसानी आई। सो डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल का जवाब देना था, हाउ, कैसे आई, ये बयान करना था। सो लिटरेरी ऐसे में चीजें डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, आपको थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ता है। थोड़ा सा गौर फिक्र करना पड़ता है जी। बाचा खान साहब जो है 34 साल प्रिजन में गुजारा, आज उनके फॉलोअर्स देखें आप। बेटा एंकर तो कोई भी इस काबिल नहीं है कि जिसका मैं कुछ इस तरह बयान कर सकूं। कितनी मुश्किल काटी है, हो सकता है आपके इल्म में हो, मेरे इल्म में कोई नहीं है। सो बहरहाल, इट इज द टेस्ट ऑफ योर ऑन नॉलेज एंड स्किल्स। आप जो है उसको मद्देनजर रख के बात करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे। ये जो 1 डेढ़ घंटे की मैंने तमहीद पूरी बांधी है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जब एसए का पेपर आपके सामने है, तो देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये एसए एक्सपोजिटरी है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, या ये एसए लिटरेरी एसए है। ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। सो 2020 का मैं पेपर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज भी राइजुल वक्त, जो आज भी उसी तरह जो है पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स? क्या जी हमें लिटरेचर हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है? दो जवाब हो सकते हैं, हाँ जी है, नहीं है, आर्गुमेंटेटिव है। तो भाई लिटरेचर की जरूरत है, शायरी पढ़ें, नॉवल पढ़ें, आपका जहन को वुसअत देगा, इमेजिनेशन देगा। और बेशुमार लोग हैं, अनपढ़ हैं, मुझसे ज्यादा अमीर हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी जी रहे हैं, उन्हें जरूरत ही कोई नहीं है। सो बहरहाल, सवाल जो है कि अगर जरूरी है तो क्यों है? डू वी रीड डू वी रियली नीड लिटरेचर इन लाइफ? वाई? तो भाई क्यों जरूरी है, ये बात करनी है। नंबर 2, वेमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। खवातीन यूनिवर्सिटीज जो हैं तब्दीली का एक एजेंट हैं, किरदार अदा कर रही हैं। भाई अगर किरदार अदा कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं? एक्सपोजिटरी है सीधा सीधा। टॉपिक नंबर 3, पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। सो ये कौन सा ऐसे है जी, आर्गुमेंटेटिव या एक्सपोजिटरी? पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, और फ्यूचर ऑफ कश्मीर क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कश्मीर? जरा व्हाट ही इसने पूछा है ना। सो यस, एक्सपोजिटरी। तीसरा है जी, पोलराइज पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इश्यूज बताएं, चैलेंजेस बताएं। भाई कौन से इश्यूज हैं, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस? अगेन ये भी एक्सपोजिटरी है, आंसरिंग व्हाट। उसके बाद नंबर 5, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। बताएं ये एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव है, लिटरेरी है? भाई व्हाट आर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स? पहले तो व्हाट बयान करेंगे जी, ग्लोबल पावर डायनेमिक्स हैं क्या, एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। दो इसके हो सकते हैं, एंड व्हाट इज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो इसके अंदर व्हाट एंड हाउ दोनों एड्रेस किए जा सकते हैं। सो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स थी जी, हमने मलेशिया जाना था, तुर्की मलेशिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस थी, सऊदीया ने मना कर दिया, तो इफेक्ट किया ना जी। तो नहीं गए इमरान खान साहब, भांडा फोड़ दिया उसने, जो उर्दगान साहब थे कि जनाब इनको सऊदीया ने मना किया था। और कहता तेरे बंदे जो इतने हैं ना, लाखों लोग जो इधर मजदूरी कर रहे हैं, निकाल देंगे सबको।
अगेन एक्सपोजिटरी, सिंपल एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड हाउ इज इट इफेक्टिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे कैसे असर कर रही है। नंबर 6, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। सीधा पूछा है उसने, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोग्रेस की तरह उसने सीधा पूछा है द वे फॉरवर्ड, बताओ यार हल क्या है। हल ही पूछा है, जैसे पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी में उसने पूछा था बताओ वो कौन से रास्ते हैं जिन पे गामजन होकर तरक्की पा सकते हैं। सो द वे फॉरवर्ड पूछा है, बताओ यार हल क्या है। नंबर 7, promoting tourism in Pakistan, opportunities and challenges. तो what are the opportunities and what are the challenges? मुझे बताइए एक्सपोजिटरी है या आर्गुमेंटेटिव है। जी बिल्कुल जी, एक्सपोजिटरी है, एक्सप्लेन करना है। चैलेंजेस क्या है वो बताएं, अपॉर्चुनिटीज क्या है वो बताएं, सिंपल इज दैट। नंबर 8, आई डू नॉट अग्री व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, एग्री नहीं करता, मगर आपको कहने का हक है और मैं इसके लिए आपके साथ खड़ा हूं, मौत तक आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि कहने का आपको हक है। अब ये डेफिनेटली एक लिटरेरी ऐसे है, ये सीधा सीधा पूछ सकता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई पाकिस्तान फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सारी दुनिया में है, बल्कि ये यूनिवर्सल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसने सीधा सीधा नहीं पूछा, इसने जरा बात को घुमा फिरा के पूछा है, दिस इज द लिटरेरी ऐसे। नंबर 9, ऑलरेडी वी हैव डन इट, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। क्या पाकिस्तान तैयार है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, ये आर्गुमेंटेटिव है जी, अभी हम इस पे बहस कर चुके हैं। और नंबर 10, डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे आज भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे 2020 में था, शायद हो सकता है अल्लाह ना करे 2030 तक इसकी अहमियत रहे, हम इस जान छुड़ा लें से IMF से। सो द टाइटल इज IMF बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर। क्या ये मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाते हैं, स्टेबल करते हैं, या ये तबाह बर्बाद करते हैं। तो मेरा भाई ये ऐसे कौन सा है, एक्सपोजिटरी या आर्गुमेंट, स्टांस लेना है, एक स्टांस लेना है। सो स्टांस क्या है, थर्ड वर्ल्ड की मिसाल है, श्रीलंका तबाह बर्बाद हो गया, बैंक करप्ट हो गया, पूरे का पूरा डूब गया, डूबे हम भी चले जा रहे हैं। रेसिपीज फॉर डिजास्टर, $25 बिलियन कर्जा देना है, कहां से देना है कोई समझ नहीं आ रही, बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। भाई हमारे लिए तो रोड टू डिजास्टर ही हुआ है। पता नहीं वो कौन सा मुल्क है जिसके लिए रेसिपीज, जिसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके गया है। जहां तक थर्ड वर्ल्ड का ताल्लुक है ना, हमारे लिए तो डिजास्टर ही रहा है। तो मैं एक स्टांस लूंगा जी के स्पेसिफिक स्कोप, इट इज अ रेसिपी, इट हैज प्रूव्ड अ रेसिपी फॉर डिजास्टर एज फार एज थर्ड वर्ल्ड इज कंसर्न्ड। मैंने ऐसे को एक महदूद लिमिटेड स्कोप लाजमी देना है। अरे भाई जहां तक थर्ड वर्ल्ड का ताल्लुक है तो तबाही और बर्बादी है, फर्स्ट वर्ल्ड में मैं रहता हूं, ना मेरा कोई इससे ताल्लुक है, ना मेरे एस्से के मौजू का हिस्सा है, मैं थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो श्रीलंका की मिसाल भी सामने है, पाकिस्तान की भी सामने है, ज्यादा जिक्र डेफिनेटली पाकिस्तान का ही करूंगा, मगर चूंकि ये पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है, दुनिया के मजीद मुल्कों की भी मिसालें देनी है। तो बेटा अफ्रीका के कुछ मुल्कों के बारे में पढ़ के रखें, किस किसने IMF से कितना कर्जा लिया था, तबाह बर्बाद हुआ। जो उधर है ना साउथ अमेरिका, वो वेनेजुएला हो गए, ब्राजील हो गए, वो सारे वो कैसे तबाह बर्बाद हुए हैं, क्यूबा IMF के कर्जे या कोई भी लोन्स लेके कहां से कहां वो पहुंच गए हैं, तो भाई और बर्बादी में। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एंड में जिक्र करना है और ठीक ठाक करना है। आपका स्टांस क्या है, रेसिपीज फॉर डिजास्टर्स, तो अकेला बेटा पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा, अभी आपके इल्म का इम्तहान है। कुछ मिसालें एशिया से भी दें, श्रीलंका की भी, कुछ मिसालें अफ्रीका के मुल्कों की भी दें, कुछ मिसालें जो है आपने साउथ अमेरिका उसकी भी देनी है, केस स्टडीज, यस। तो भाई ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है, एंड में पाकिस्तान की बात करनी है, अहम बात सबसे आखिर में, कि मैं चूंकि पाकिस्तानी शहरी हूं, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहा हूं, तो पाकिस्तान के बगैर तो ये ग्लोबल टॉपिक मुकम्मल हो ही नहीं सकता। टॉपिक ग्लोबल है, या एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड की हद तक जरूर है, तो ये मुकम्मल नहीं हो सकता। सो इट इज डेफिनेटली a recipe for disaster, not only for the third world country, including many countries in the developing nation, but also Pakistan. So dear students,
This brings me to the conclusion of my part 1 of essay writing, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि एसे की नेचर क्या है, इंट्रोडक्शन टू एसे पेपर, एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं, और फिर उसके बाद एसे में कौन सी टाइप्स आती हैं, और यहीं पे हमने क्लासरूम एक्सरसाइज भी कर ली है कि आइडेंटिफाई करें टाइप्स ऑफ एसेस। सेकंड सेगमेंट में एक एक्सपोजिटरी एसे मैंने फोकस किया है, जिसके अंदर हमने ये 3 काम इस क्लास में, इस निशिस्त में सीखने हैं कि एसे राइटिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, यानी कि गैदरिंग ऑफ आइडियाज एंड कंटेंट, आउटलाइंस बनाने का कौन सा तरीका है जो राइजल वक्त है, जो सारी दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है, ना सिर्फ सारी दुनिया बल्कि एफपीएससी में भी प्रैक्टिस हो रहा है, और थीसिस हमने कैसे डेवलप करना है, और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमने कैसा लिखना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ये 4 काम मेरे ऐसे की अगली निशिस्त में मुकम्मल होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, I give you a break for 10 to 15 minutes. Inshallah, I shall resume at 8 p.m. Over to you, admin.